हेलो एवरीवन, वेलकम टू चौहान आइस मैपिंग सीरीज 2021 के आज के इस लेक्चर के अंदर हम एशिया कॉन्टिनेंट के अगले पार्ट में जापान के बारे में पढ़ने वाले हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फ्रेंड्स, आज हम जापान के बारे में पढ़ने वाले हैं। जापान का मैपिंग से क्या इंपॉर्टेंस है। पिछले वीडियो के अंदर हमने चाइना के बारे में पढ़ा था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा और जो भी चौहान आईएएस के द्वारा दूसरे वीडियो इकोनॉमी से रिलेटेड बनाए गए हैं उनका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। अब हम देखते हैं पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ जापान। जापान की पॉलिटिकल बाउंड्री या फिर एक्सक्लूसिव, जापान की डायरेक्ट बाउंड्री तो किसी भी कंट्री से लगती नहीं है, लेकिन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन अलग अलग कंट्रीज का जापान के साथ लगता है। ठीक है, जापान की नॉर्दर्न साइड के अंदर रशिया और जापान एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बनाते हैं। फिर वेस्ट साइड के अंदर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया है और चाइना है। ठीक है, और ईस्ट के अंदर पैसिफिक ओशियन है। और हम ज्योग्राफी के बारे में देख लेते हैं। चाइना ये जो नॉर्दर्न आइसलैंड है होक्काइडो जापान का, इसके और कामचटका पेनिनसुला है रशिया का, इसके बीच में एक कुरिल आइसलैंड दिखता है। ये आइलैंड एक्टिव वोल्केनिक आइलैंड है जो जापान और रशिया के बीच में डिस्प्यूटेड टेरिटरी आती है। जापान कहता है कि ये हमारी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आते हैं और रशिया कहते हैं हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आते हैं। जापान के नॉर्दर्न साइड के अंदर देखते हैं तो सी ऑफ ओखुत्सुक आता है। फिर ईस्ट साइड में नॉर्थ पैसिफिक ओशन आ जाता है। वेस्ट साइड में सी ऑफ जापान या ईस्ट सी आता है और सदर्न साइड के अंदर फिलीपीन सी आता है। ठीक है, और वेस्ट साइड के अंदर ईस्ट चाइना सी आता है। और कंट्रीज को मैंने बता दी, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, चाइना, ये वेस्ट में। नॉर्दर्न साइड के अंदर रशिया आता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं जापान के बारे में थोड़ा डिटेल। जापान इज द कंट्री ऑफ आर्किपेलागो मतलब है कि छोटे छोटे आइसलैंड से मिलकर बना हुआ है। वहां पे जापान के अंदर 4000 से लेकर 6000 छोटे छोटे आइसलैंड स्ट्रेचिंग है जो पैसिफिक कोस्ट के अलोंग बनी हुई है। ठीक है, पैसिफिक कोस्ट और ईस्ट एशिया कोस्ट के अलोंग। ठीक है, जिसके अंदर 5 मेजर आइसलैंड है, या फिर उसको होम ऑफ आइसलैंड भी कहते हैं जापान को। होक्काइडो आइसलैंड है, होन्शु है, क्यूशु है, शिकोकू है और ryukyu है। ठीक है, ये सभी आइसलैंड के बारे में हम डिटेल से देख लेंगे। ठीक है, जापान की कैपिटल टोक्यो है जो होन्शु आइसलैंड पे सिचुएटेड है। जापान की पॉपुलेशन 1 to 6.4 मिलियन पॉपुलेशन है। एरिया जापान का 3,77,864 स्क्वायर किलोमीटर है। और वहाँ की मेजर लैंग्वेज कौन सी है? जापानीज है। वहाँ पे रिलीजन बुद्धिज्म और सिंटोइज्म दोनों फॉलो किया जाता है। वहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज्यादा है, 81 है। 81 ईयर्स है जो मेंस की है और 87 ईयर वुमेन्स की है। और वहाँ की करेंसी येन है। अब हम देखते हैं जापान का इंपॉर्टेंस एट ग्लोबल लेवल। जापान इज हाईली डेवलप्ड फ्री मार्केट इकोनॉमी है और वो थर्ड लार्जेस्ट वर्ल्ड नॉमिनल जीडीपी के बेसिस पे है अभी। ठीक है, और फोर्थ लार्जेस्ट परचेजिंग पावर बेसिस पे है। मतलब कि थर्ड लार्जेस्ट तो किस बेसिस पे? नॉमिनल जीडीपी के। और फोर्थ लार्जेस्ट है परचेजिंग पावर बेसिस पे। जापान इंडिया के साथ में भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पार्टनरशिप में होता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में होता है। तो अभी बताइए कि जापान, इंडिया, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया मिलकर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन या फिर कौन सी ट्रीटी के अंदर पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। ठीक है, चारों कंट्री की अलग से एक ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं या फिर एक जो इनकी एक्सरसाइज होती है उसके अंदर एक्सरसाइज होती है, उसका नाम बता दे साथ में, कौन सी एक्सरसाइज वो चारों कंट्री मिलकर करते हैं। जापान थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। जैसे कि अपन देखते हैं टोयोटा कंपनी की गाड़ी आती है, वो सब गाड़ियां वहाँ की है। इनोवा गाड़ी है वो भी वहाँ की है। ठीक है, और ये वापस इलेक्ट्रॉनिक्स में भी वो लार्जेस्ट डेवलपर है, क्योंकि लार्जेस्ट अभी तो चाइना है, लेकिन पहले टेक्नोलॉजी के मामले में जापान लार्जेस्ट था। क्योंकि जो सोनी और बहुत सारी मोबाइल की कंपनियां हैं वो भी जापान की है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं चारों आइसलैंड जापान के बारे में। होक्काइडो नॉर्थ आइसलैंड है, उसके नीचे जाएंगे होन्शु आइसलैंड। होन्शु आइसलैंड सबसे बड़ा आइसलैंड है जापान का, जिसके ऊपर टोक्यो सिचुएटेड है। टोक्यो जापान की कैपिटल है। ठीक है फ्रेंड्स,
उसके नीचे जाएंगे शिकोकू आएगा, उसके नीचे क्यूशू आएगा और उसके नीचे ग्यूकू आएगा। तो हमें याद रखना है चारों पांचों आइसलैंड के बारे में इंपॉर्टेंस है कि क्वेश्चन ऊपर नीचे से पूछ लेता है कि कौन नॉर्थ में है, कौन साउथ में है, ठीक है, और कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा ryukyu है, सबसे बड़ा होन्शु है, और यदि चार ऑप्शन इनमें से हुए तो सबसे छोटा शिकोकू है, ठीक है। अब हम देखते हैं फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ जापान। जो ये यहाँ पे कामचटका पेनिनसुला था, यहाँ पे नॉर्थ आइसलैंड या फिर होक्काइडो के बीच में जो स्टेट है उसको ला पेरोस स्टेट कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इधर की साइड में इसका ये ओकोस्टोक सी आ जाता है, और फिर वापस होक्काइडो और होन्शु के बीच में जो स्टेट बनती है उसको सुगारू स्टेट कहते हैं, ठीक है। और जो यहाँ पे सदर्न साइड में जो आइसलैंड है उनके बीच में और कोरियन पेनिनसुला के बीच में जो स्टेट है उसको कोरिया स्टेट या फिर वेस्टर्न चैनल कहते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं वो कौन कौन सी कंट्री कैपिटल और कौन सी इंपॉर्टेंट लोकेशन जापान में है, ठीक है। जापान के अंदर कोई इंपॉर्टेंट रिवर्स नहीं है, एक रिवर बहती है जापान के अंदर, उसका नाम है शिनानो रिवर, वो भी ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी रिवर है। जापान के अंदर एक लेक है इंपॉर्टेंट जिसका नाम है लेक बिवा। दो ही इंपॉर्टेंट चीजें इसमें बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे दूसरी और कुछ नहीं, एक ही लेक है जिसका नाम है लेक बिवा और रिवर का नाम है शिनानो लेक, ठीक है। अब हम देखते हैं नदन या होक्काइडो आइसलैंड के अंदर, तो होक्काइडो के ऊपर हुकीडेट नाम की भी लोकेशन है जिसका इंपोर्टेंट है। और जब ये दोनों ओकोस्टक सी ऑफ जापान को जोड़ने वाली स्टेट को ला पेरोस स्टेट थी, ठीक है। सी ऑफ ओकोस्टक और सी ऑफ जापान को जोड़ने वाली ला पेरोस स्टेट थी, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखें। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि सी ऑफ जापान और पैसिफिक ओशन को जोड़ने वाली कौन सी स्टेट है, ठीक है। उसके नीचे चलते हैं तो जो होन्शु आइसलैंड है, होन्शु आइसलैंड पे टोक्यो ये कैपिटल है जापान की, ये लोकेटेड है। याकोहामा लोकेटेड है, ओसाका भी यहाँ पे लोकेटेड है, कोबे भी यहाँ पे है, नागोया यहाँ पे है, क्योटो यहाँ पे है, हिरोशिमा वो भी होन्शु आइसलैंड पे लोकेटेड है, ठीक है। और फुकुओका, नागासाकी और कोगोशिमा ये है क्यूशु आइसलैंड पे। तो अभी जैसे आप हिरोशिमा और नागासाकी की आएगी, ये वर्ल्ड वार सेकेंड की इंपोर्टेंट लोकेशन है जहाँ पे यूएसए के द्वारा बॉम्बिंग की गई थी, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि होन्शु कौन से आइसलैंड, ये हिरोशिमा कौन से आइसलैंड पे लोकेटेड है और नागासाकी कौन से पे है। तो हमें ध्यान रखना है हिरोशिमा किस पे है, होन्शु पे है, नागासाकी किस पे है, क्यूशु पे, ठीक है। अब उसके सदर्न साइड में जाएंगे, ryukyu आइसलैंड आता है। ryukyu आइसलैंड छोटा आइसलैंड है पर लेकिन इसके इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। और ये जब हम नीचे की साइड में देखते हैं तो ये कोरियन साउथ कोरिया है, इसके ईस्ट चाइना सी आता है, ये फिलीपीन सी आ जाता है सदर्न के अंदर, ठीक है। और वेस्ट के अंदर ईस्ट चाइना सी आता है, और वेस्ट में जापान सी भी आता है, ठीक है। और ये एक इजू आर्किपेलागो है, वो कहाँ लोकेटेड है, जो जापान के होन्शु आइसलैंड पे है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम थोड़ा जियोलॉजी के बारे में देख लेते हैं, वहां की जियोलॉजी। जापान क्या है कि रिम ऑफ पैसिफिक ओशन है उसके ऊपर लोकेटेड है। तो वहां पे क्या है कि वल्कनिज्म और एक्टिविटी ऑफ वल्कनिक बहुत ज्यादा होती है, सिस्मिक हजार्ड्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो जापान तीन है ना, तीन प्रकार की प्लेट से कोलिजन होता है जापान में। यूरेशियन प्लेट है, वो कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये पैसिफिक प्लेट है, ये ओशियन प्लेट है, और वापस फिलीपींस सी प्लेट आ जाती है, ठीक है। तो ये फिलीपींस सी प्लेट दोनों ओशियन, ये भी ओशियन है, ये भी ओशियनिक प्लेट है, ठीक है। तो जब ये वो पैसिफिक ओशियनिक प्लेट है वो क्या है कि ज्यादा वेट होती है, तो फिलीपींस सी प्लेट है वो उसके ऊपर आ जाती है। तो उससे ऊपर वापस जब वेस्टर्न साइड से यूरेशियन प्लेट आती है, इसकी डायरेक्शन ऐसे, इनकी डायरेक्शन ऐसे, तो क्या होता है कि ये यहाँ पे इस एरिया के अंदर बहुत ज्यादा वल्कनिक एक्टिविटी होती रहती है। उसकी वजह से जापान का वेस्टर्न पार्ट है वो क्या है कि ज्यादा डेवलप नहीं है, ईस्टर्न पार्ट है जापान का वो ज्यादा डेवलप्ड है। यहाँ पे जो क्या है कि ज्यादा एक्टिविटी इसलिए होती है कि यहाँ से ये नीचे जो ओशियन प्लेट जाएगी, तो उसकी वजह से जब इसके अंदर कॉन्वेक्शन करंट होके इनका जो वापस ये रॉक्स है ये यहाँ से निकलती है पीछे की साइड में, ये वाले एरिया के अंदर, क्योंकि ये कॉन्टिनेंट के ऊपर निकलती है वापस, ये ट्रेंच बन जाती है। ट्रेंच जापान के ईस्ट साइड में आती है, बहुत सारी ट्रेंच है। जब हम पैसिफिक ओशन के बारे में पढ़ेंगे तो हम ट्रेंच के बारे में देखेंगे।
ठीक है फ्रेंड्स। अब क्लाइमेट देख लेते हैं जापान का। जापान के अंदर होकिडो आइसलैंड है, वहां पे लोरेंशियन टाइप क्लाइमेट, कूल टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन पे होता है, ठीक है। होकिडो पे कौन सा, लोरेंशियन टाइप। रेस्ट ऑफ आइसलैंड है जहाँ पे टेम्परेट मानसून टाइप हो या फिर चाइना टाइप होता है। चाइना टाइप के बारे में हम जब क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे तो सभी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। कि इसमें इतना ध्यान रखें कि जापान के अंदर लोरेंशियन टाइप हो, चाइना टाइप क्लाइमेट, दोनों प्रकार के क्लाइमेट बनते हैं, ठीक है। अब हम फिशरी जापान, क्योंकि जापान एक फिशरी सेक्टर के ऊपर वो डेवलप डिपेंडेंट कंट्री है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा प्लेन एरिया है नहीं और वहाँ पे ज़्यादा एग्रीकल्चर होती नहीं है। वो क्या है कि जब एग्रीकल्चर करते हैं तो एलईडी से और हाइड्रोपोनिकली एग्रीकल्चर वो प्रोड्यूस करते हैं, जिससे क्या होता है कि पानी के अंदर ही न्यूट्रिएंट मिलाकर वो एग्रीकल्चर को बनाते हैं, क्योंकि ज़्यादा लैंड तो उनके है नहीं, उनके पास है नहीं, तो उसी पानी के अंदर हाइड्रोपोनिकली अलग अलग न्यूट्रिएंट मिला के उसमें एग्रीकल्चर को प्रोड्यूस करते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट वहाँ पे। अब हम देखते हैं कि वहाँ पे फिशरी ज़्यादा क्यों प्रोड्यूस होती है और क्यों फिशरी के अंदर जापान एक लार्जेस्ट कंट्रीज, टॉप लार्जेस्ट कंट्रीज में आता है, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, मीटिंग ऑफ कोल्ड करंट ओयोशियो एंड वार्म करंट कुरुशियो। ओयोशियो और कुरुशियो करंट ये दोनों, ये नीचे से आती है कौन सी, कुरुशियो करंट, ठीक है, और ऊपर से आती है ओयोशियो करंट। ओयोशियो कोल्ड करंट है, नीचे से आती है कुरुशियो वार्म करंट। दोनों करंट जहाँ मिलती है, ये इजू पेनिनसुला यहाँ पे तो ये क्या है कि यहाँ पे अच्छी फिशिंग डेवलपमेंट होता है। वापस यहाँ पे होकिडो के नीचे यहाँ पे अच्छी फिशिंग डेवलपमेंट होता है। पूरे मतलब जापान के चारों तरफ या फिर सभी साइड के अंदर अच्छा फिशिंग डेवलपमेंट होता है, ठीक है। इन वजह से, दोनों करंट की वजह से जापान फिश प्रोडक्शन में भी टॉप लार्जेस्ट कंट्रीज में आता है। फ्रेंड्स, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें वीडियो को, और आपके फ्रेंड्स को भी बताएं ताकि आने वाले वीडियो भी आपको मिलते रहे फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।